नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी साथियों का मरुभूमि के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि सभी को विदित था कि निरंतर क्लासें नहीं चल पा रही है क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ और आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए क्लासें लगातार स्टार्ट कर दी गई है आपकी। और मेवाड़ चल रहा था अपना, मेवाड़ के प्रारंभिक जानकारी अपने पढ़ ली थी और आज हम मेवाड़ के एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन शासक रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार मेवाड़ में चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है उसके बारे में बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। तो सभी तैयार हो? तो जो भी साथी नए जुड़े हैं उनसे एक निवेदन है कि जो भी राजस्थान इतिहास के नोट्स जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमारे बनाए गए हैं वो लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या नीचे नंबर दिए गए हैं हमारे, उन पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। तो चलते हैं मेवाड़ की ओर और रावल रतन सिंह का आज इतिहास पढ़ेंगे। रावल रतन सिंह मेवाड़ का बहुत ही शानदार शासक हुआ था रावल रतन सिंह। इनके पिता के नाम क्या था? समर सिंह। पिता कौन था? समर सिंह। पिता थे इनके समर सिंह। एक बार इनकी थोड़ी प्रारंभिक जानकारी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इनकी कहानी पढ़ेंगे, एक शानदार कहानी। समर सिंह, इनके पिता का नाम क्या था? समर सिंह। और इनका विवाह हुआ था, विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह हुआ था रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी। विवाह हुआ था रानी पद्मिनी के साथ। ये पद्मिनी कौन थी पता है? सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप जिसका वर्तमान में श्रीलंका नाम है, सिंहल द्वीप की राजकुमारी। रानी पद्मिनी के पिता कौन थे पता है? उनका नाम था, पिता का नाम था गंधर्वसेन, जो श्रीलंका के यानी सिंहल द्वीप के राजा थे, गंधर्वसेन। माता का नाम था चंपावती। उनकी एक शानदार कहानी पढ़ेंगे अपने अभी, माता चंपावती। तो किस प्रकार इनका विवाह होता है वो जानकारी हम पढ़ेंगे। यह रावल रतन सिंह मेवाड़ के 1302 में शासक बन जाते हैं और उसके बाद मेवाड़ की सत्ता इनके ऊपर आ जाती है। तभी एक श्रीलंका में सिंहल द्वीप होता है जो जिस पर राजा गंधर्वसेन का शासन होता है। उनकी एक सुंदर पुत्री होती है रानी पद्मिनी और उनके पास एक तोता होता है, हीरामन नाम का एक तोता, जो मानव की तरह बोलने में निपुण होता है। वो तोता क्या करता है, श्रीलंका से उड़कर और वह मेवाड़ में चित्तौड़ आ जाता है और चित्तौड़ में आकर रावल रतन सिंह के सामने रानी पद्मिनी की सुंदरता का गुणगान करता है। तो रावल रतन सिंह उनकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं और वो उस तोते के साथ श्रीलंका की यानी कि सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं तभी राजा गंधर्वसेन एक अपनी पुत्री पद्मिनी के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करते हैं। जो भी राजा उस स्वयंवर को जीतेगा उनका विवाह रानी पद्मिनी के साथ होगा। तो वहाँ जब रावल रतन सिंह जाते हैं तभी उनका युद्ध होता है मलखान सिंह के साथ और रावल रतन सिंह वहाँ विजेता हो जाते हैं और रानी पद्मिनी के साथ उनका विवाह हो जाता है वहाँ पर। और उसके बाद जब मेवाड़ में रानी पद्मिनी आती है तो उनके साथ उनके चाचा और एक चचेरा भाई था गोरा व बादल, दोनों साथ मेवाड़ आते हैं रानी पद्मिनी के और वो आकर यहाँ पर मेवाड़ पर सेनापति के रूप में आगे चलकर जाने जाते हैं। तो इतना अपने बेसिक जानकारी है वो पढ़ ली है। अब एक तो था हीरामन तोता, ये जानकारी अपने पास होनी चाहिए। हीरामन तोता, ये क्या तोता क्या था? मानव की तरह बोलने में निपुण था, हीरामन तोता। इसकी यही कहानी है कि ये मानव की तरह है बोलने में निपुण था। क्या था? बोलने में निपुण, मानव की तरह बोलने में निपुण। ये हीरामन तोता था, मानव की तरह बोलने में निपुण था।
तो अब जब मेवाड़ पर रानी पद्मिनी का विवाह हो जाता है राव रतन सिंह के साथ, तो मेवाड़ में चित्तौड़ पर जब राव रतन सिंह शासन कर रहे होते हैं तो इनके पास एक तांत्रिक होता है। तांत्रिक कौन होता है? राघव चेतन। इस राघव चेतन की भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा अभी। यह राघव चेतन होता है ना, यह तो होता है कौन होता है? जॉनी लीवर, ये समझ लेना, क्योंकि ये इसका काम ही होता है इधर से इधर, इधर से उधर, मतलब लड़ाई झगड़े करवाना, इतना ही काम था। यह बिल्कुल ही अनपढ़ था, सीधी सी बात तो है, मैं यही कहूँगा कि ये बिल्कुल अनपढ़ था। और इसको तांत्रिक क्रिया गतिविधि आने के कारण राव रतन सिंह ने इसको दरबार में रख लिया था। और दरबार में रहते हुए एक दिन इसकी गलत नियत किस पे पड़ गई? रानी पद्मिनी पे। रानी पद्मिनी पर इसकी गलत नियत पड़ गई थी। और इस बात का पता किसको चल गया था? राव रतन सिंह को। तो राव रतन सिंह के साथ इस बात का पता चलने के कारण राघव चेतन को क्या कर दिया? राव रतन सिंह से दरबार से या चित्तौड़ से निष्कासित, चित्तौड़ से देश निकाला दे दिया। तभी ये राघव चेतन कहाँ जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अभी ये कहानी पूरी सुनना आप। अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पर होता है? दिल्ली का इस समय सुल्तान होता है। जिस समय मेवाड़ के शासक राव रतन सिंह होते हैं, दिल्ली का सुल्तान होता है अलाउद्दीन खिलजी। यह राघव चेतन क्या करता है? अपने अपमान का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाकर रानी पद्मिनी की सुंदरता का अलाउद्दीन खिलजी के आगे बखान कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है भाई इतना क्या सुंदर है कि भाई और रानियां उससे सुंदर ही नहीं है। तो ये राघव चेतन बोलता है कि अगर एक बार आप देखोगे तो महाराज आप भी सम्मोहित हो जाओगे। तभी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? भाई चलो देखते हैं, भाई इतनी मेवाड़ की इतनी सुंदर रानी तो देखनी तो पड़ेगी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? मित्र प्रस्ताव किसके पास भेजता है? रावल रतन सिंह। चित्तौड़ पर आता है रावल रतन सिंह। मित्रता के लिए प्रस्ताव भेजता है अलाउद्दीन खिलजी राव रतन सिंह के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या जब ये चित्तौड़ की ओर मित्र प्रस्ताव लेकर आते हैं तो रावल रतन सिंह, एक मिनट के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत के कारण, 1 मिनट और मैं आपको वापस आता हूँ 1 मिनट में। तो क्या करता है ये अलाउद्दीन खिलजी मित्र प्रस्ताव लेकर कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रावल रतन सिंह के पास। जब ये रावल रतन सिंह के पास आता है तो एक बार रानी पद्मिनी को देखने की इच्छा प्रकट करता है, भाई मेवाड़ कितनी सुंदर रानी है, देखे तो सही। तो ये रावल रतन सिंह इसकी शर्त को मान लेते हैं और बोलते हैं कि सीधा तो नहीं दिखाएंगे, चलो एक बार आपको शीशे में दिखा देंगे, शीशे में उनकी सूरत दिखा देंगे। तभी ये अलाउद्दीन खिलजी कहता है चलो आप शीशे में दिखा दो, हम मान जाएंगे। तो रावल रतन सिंह क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की शीशे में सुंदरता यानी कि उनका मुख दिखा देता है। तभी ये जाते समय अलाउद्दीन खिलजी भी मेवाड़ के जो भी शासक थे, जितने भी थे, वो अपने मतलब घर आए मेहमान की इज्जत करते थे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी इनके घर आया हुआ था एक प्रकार से, जिस प्रकार से भी आया था। तो इसको बाहर तक छोड़ने की एक परंपरा होती थी। तभी घर आए मेहमान को बाहर तक छोड़ने की परंपरा थी। तो ये रावल रतन सिंह क्या करते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ किले के बाहर तक छोड़ने चले जाते हैं। तभी ये अलाउद्दीन खिलजी चालाक था ही, इसने क्या किया? रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और ले गया दिल्ली। तो ये पीछे से रानी पद्मिनी और सेनापति गोराबाई बादल को ये बात पता चलती है, अन्य मेवाड़ के सरदारों को पता चलती है बात ये। तो तभी रानी पद्मिनी है वो अपने चाचा गोराबाई बादल के साथ दिल्ली पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर
क्या करते हैं, रात के पहर में रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से मुक्त करवा लेते हैं। तभी अलाउद्दीन खिलजी को की कैद से मुक्त करवाने के बाद मेवाड़ पर पुनः आ जाते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करने लगते हैं। तभी ये इतनी कहानी तो हो गई। अब चित्तौड़ पर होगा अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, ये अब थोड़ा पढ़ेंगे। अब होगा चित्तौड़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। 1303 में क्या करते हैं अलाउद्दीन जी, इससे पहले एक घटना हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब रानी पद्मिनी व गोरा बादल अलाउद्दीन खिलजी को की कैद से रावल रतन सिंह को दिल्ली से मुक्त करवा के ले जाते हैं, तभी अलाउद्दीन खिलजी है वो काफ़ी बौखला उठता है और अपने सैनिकों को तुरंत मेवाड़ यानी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने और धावा बोलने व चित्तौड़ दुर्ग की किलाबंदी घेराबंदी करके उसको जैसे भी जीता जाए, उसे कैसे भी जीतना और रानी पद्मिनी को जीतना था, उसका एक मकसद बन जाता है और उसके बाद वह चित्तौड़ पर कूच कर देता है। तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303। अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता है, 1303 में चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण होता है। तो भाई सीधी सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी तो चित्तौड़ दुर्ग के पास आ खड़े हुए, तो आक्रमण तो करे कैसे, क्योंकि ये किला इतना बड़ा था कि आक्रमण ना तो इसकी सेना अंदर तक पहुंच पाती और ना ही इसके सेना को बोला भी तोड़ डालो गेट, तो गेट भी इतने बड़े थे कि सेना से टूटे नहीं। बोले सरदार ये गेट तो नहीं टूटेंगे। तभी अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ दुर्ग के बाहर क्या डाल देता है, घेरा डाल देता है। इस प्रकार 6 महीने तक किले की क्या करता है, घेराबंदी। 6 महीने तक किले की इस प्रकार सेना खड़ी है। 6 महीने तक घेराबंदी चित्तौड़ दुर्ग की कर लेता है इस प्रकार। और ना तो चित्तौड़ दुर्ग कहीं से भी बाहर आने जाने का सारा सिस्टम बंद हो जाता है, ना तो ये अंदर जा सकते हैं, ना अंदर वाले बाहर आ सकते हैं। तब रावल रतन सिंह क्या करते हैं भाई, 6 महीने तक तो अपनी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जैसे भी अपना खाना पानी पूरा करते हैं। तभी क्या हो जाता है कि चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 6 महीने तक कोई राशन पानी अंदर से बाहर अंदर कुछ ना होता हो, तो भाई वास्तविकता ये है कि अकाल तो पड़ेगा। तभी चित्तौड़ दुर्ग में क्या आ जाती है, राशन यानी आपूर्ति, राशन खाना पानी की कमी आ जाती है और पानी की भी कमी आ जाती है। तभी अब रतन सिंह को पता था भी अब वैसे नहीं तो ऐसे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी अपनी वीरता का परिचय देते हुए रानी पद्मिनी को जाकर बोलते हैं कि अब आप जोरकुंड सजा लीजिए और अब साका ही होगा, और हम केसरिया वस्त्र धारण करके खिलजी की सेना पर कूच करते हैं। तभी क्या करते हैं, रावल रतन सिंह अपनी 6 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ दुर्ग यानी कि ये गेट था भाई, इस प्रकार गेट था, सुबह दरवाजा खुला। तभी क्या है, रावल रतन वो अलाउद्दीन खिलजी बोला भाई अपना तो मतलब आधिपत्य स्वीकार करेगा। तो उन्हें पता नहीं था इधर जोरकुंड सज चुका था, क्या क्या 1600 रानियों के द्वारा जोरकुंड सज चुका था रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, और इधर रावल रतन सिंह क्या कर सिर पर साफा यानी केसरिया साफा बांधकर तैयार हो जाते हैं और बड़ी वीरता से यहाँ दरवाजे से बाहर आकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला बड़ी वीरता से करते हैं और हजारों सैनिकों की बड़े ही बेरहमी से अपनी वीरता का परिचय देते हुए ख़त्म करते हुए जाते हैं। तभी शाम के 4 बजते समय तक रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और पीछे रानियां जोर करती है
क्या करती है? जोहर। पीछे रानियां क्या करती है? जोहर। और इसी युद्ध में क्या होता है? राव रतन सिंह के सेनापति होते हैं गोरा व बादल। गोरा बादल, ये गोरा और बादल होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं? इसी युद्ध में यही शहीद हो जाते हैं। गोरा व बादल बड़े बहादुर वीर थे ये दोनों, बड़ी ही वीरता से इन्होंने युद्ध किया था, बड़े ही मतलब शानदार तरीके से। एक तरह मेवाड़ की रक्षा के लिए मतलब एक राजा से भी बढ़िया भूमिका निभा रहे थे ये। तो गोरा व बादल और राव रतन सिंह शहीद हो जाते हैं, वीरता को प्राप्त हो जाते हैं। और रानियां पीछे रानी पद्मावती के नेतृत्व में क्या करती है? जोहर करती है। पद्मावती, रानी पद्मावती के जोहर करती है 1600 रानियों के साथ। 1600 रानियों के साथ क्या करती है? साथ जोहर करती है। 1600 रानियों के साथ जोहर करती है। तो शाका क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी शाके की जानकारी दूंगा। शाका, शाका क्या होता है? शाके के बारे में अपने को थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। शाका, ये लो जी शाका। राजपूत शाका, केसरिया, एक तरफ तो होता है केसरिया। ये केसरिया कौन करते हैं? राजपूत योद्धा। ये राजपूत योद्धा होते हैं ना, जो सर पर केसरिया रंग की पगड़ी बांधकर मैदान में मरने और मारने को टूट पड़ते हैं। और इधर जोर होता है, जोर होता है राजपूत स्त्रियों के नेतृत्व में। द्वारा राजपूत स्त्रियां, जब राजपूत योद्धा मेवाड़ में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तभी राजपूत स्त्रियां क्या करती है? पीछे से अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु जोहर करती है। और उसके बाद क्या होता है? तो अपने आगे रानी पद्मिनी और राव रतन सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। उसका इसमें केसरिया किसने किया था? राव रतन सिंह ने। राव रतन सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? केसरिया। और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों के द्वारा जोर हुआ था, जिसमें कई कुछ माएँ थी, कुछ बहनें थी, कुछ पत्नियां थी, कुछ गर्भवती महिलाएं थी। बहुत ही शानदार शाखा हुआ था ये मेवाड़ के इतिहास में एक बेहतरीन शाखा माना जाता है। और इसमें राजपूत स्त्रियों और राजपूत योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय भी दिया था। अब इस शाखे के बाद क्या होता है आपको कहानी बता देते हैं। 26 अगस्त 1303 शाखा तो हो जाता है कंप्लीट। 26 अगस्त 1303 ये लो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, इस पर क्या हो जाता है? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग पर क्या हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार। अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और जैसे ही चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? जितने भी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर या चित्तौड़ के अंदर जो लोग थे उन्हें कत्लेआम का आदेश दे देता है। कत्लेआम का आदेश, कत्लेआम का आदेश। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है, तो कत्लेआम का चित्तौड़ दुर्ग के अंदर वो आदेश दे देता है, जिसमें लगभग 15,000 हिंदू
लोग मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, ये चित्तौड़ दुर्ग पर आधिपत्य तो कर लेता है पर खुद यहाँ पर नहीं रहता और अपने पुत्र खिजर खान था, इसका पुत्र का क्या नाम था, इसका पुत्र अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का क्या नाम था, पुत्र कौन था, खिजर खान, खिजर खान, ये लो जी खिजर खान। इसका 9 साल का पुत्र होता है खिजर खान और उसे क्या कर देता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का किलेदार नियुक्त करके आप वापिस दिल्ली चला जाता है। और अब थोड़ी जानकारी है भी, चित्तौड़ इस युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया था और क्यों किया था, अब ये मैं आपको थोड़ी आगे जानकारी देता हूँ। ये लो जी, ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जिस दिन यानी कि चैत्र एकादशी को ये साका हुआ था, एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या हुआ था, साका 1303 में दुर्ग में साका हुआ था, हुआ। आज भी उसकी याद में क्या बढ़ता है, चैत्र एकादशी को जोहर मेला, चैत्र एकादशी को जोहर मेला भरता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उन राजपूत स्त्रियों, उन राजपूत योद्धाओं की याद में जोहर मेला चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र एकादशी को भरता है। अब मेन बात रही भी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था, वो भी अभी कहानी बताते हैं हम आपको। उस कहानी से पहले अपने थोड़ा इसे इरेज कर लेते हैं। अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण एक कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, उनके अनुसार पद्मावत महाकाव्य लिखा था उन्होंने इस साके के बाद, तो उनके अनुसार इनके कारण देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, एक रचना है, रचना पद्मावत महाकाव्य लिखा था इन्होंने, पद्मावत। इसके अनुसार चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के कारण एक तो साम्राज्यवादी विस्तार नीति, साम्राज्यवादी विस्तार नीति, एक तो कारण ये था। ये अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था वैसे तो, ये अपने साम्राज्य का वैसे विस्तार, ये मतलब सिकंदर की तरह पूरा वर्ल्ड का बादशाह बनना चाहता था। इसने एक उपाधि भी धारण की थी, हिंदू ए सुल्तान की, अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि धारण की थी। ये साम्राज्यवादी विस्तार नीति के अंतर्गत एक तो कारण ये माना जाता है। दूसरा, चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व, दूसरा कारण ये था भी चित्तौड़गढ़ का अपने आप में एक सामरिक महत्व था, विश्व विशाल और बड़ी शानदार भव्य कलाकृतियों से बना हुआ किला था और उस पर आधिपत्य भी यही करना चाहता था। दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण था रानी पद्मिनी की सुंदरता, तीसरा कारण मेन माना जाता है वैसे तो।
रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित हो गया था ये, और रानी पद्मिनी को अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहता था, पर ले नहीं पाया, क्योंकि सोच जैसी इंसान की होती है वैसी होती नहीं है। जो बुरी नीयत रखता है उसका अपने आप बुरा हो जाता है। तो रानी पद्मिनी को दिल्ली ले जाना चाहता था। तीसरी तो ये थी। ये मलिक मोहम्मद जायसी है, पद्मावत महाकाव्य के रचनाकार हैं। इन्होंने ये 3 कारण बताए थे उस समय। और ये जायसी एक महान रचनाकार भी जाने जाते हैं। और दूसरे एक कारण और है, एक कवि और है इनके, अमीर खुसरो। इनका एक ग्रंथ है खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह, उल फतूह है इनका एक ग्रंथ है, खजाइन उल फतूह। इसके इन्होंने ये क्या हुआ था, अभी अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ के आक्रमण के समय साथ आए थे। इन्होंने क्या किया था, आंखों देखा हाल वर्णन किया था। देखा हाल वर्णन किया है। आपको पूछेगा भाई पद्मावत महाकाव्य के अनुसार चित्तौड़ का आक्रमण का कारण क्या था, तो आपको 2 ही कारण मैंने बताने हैं। एक तो रानी पद्मिनी की सुंदरता, दूसरा था चित्तौड़ का अपना सामरिक महत्व, बस। और इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार था साम्राज्यवादी विस्तार, वादी विस्तार। अब एक बात आपको और बताता हूँ। यह तो हो गया अपना किस कवि ने कैसी कल्पना की थी। अब हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस पर ये जो मेन दरवाजा था ना, ये अष्ट धातु प्रतिमा का था। अष्ट धातु प्रतिमा से बना हुआ था, प्रतिमा से निर्मित था। तो ये अष्ट धातु प्रतिमा से बना हुआ था। तो युद्ध में विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली जाता है, इस दरवाजे को उखाड़ कर कहाँ ले जाता है, इधर दिल्ली ले जाता है। अष्ट धातु ये बहुत ही शानदार दरवाजा है, इसको दिल्ली ले जाता है। और दिल्ली ले जाकर क्या करता है, वहाँ रखवा देता है। तभी एक मुगल बादशाह हुए थे शाहजहां, वो क्या करते हैं, इस अष्ट धातु दरवाजे को क्या करते हैं, आगरा के लाल किले में लगवाते हैं। मुख्य दरवाजे आगरा के लाल किले में, लाल किले पर लगवाते हैं, तभी उस समय एक शासक थे भरतपुर के सूरजमल जाट। भरतपुर के थे ये शासक। ये क्या करते हैं, आगरा से वो अष्ट धातु दरवाजा लेकर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगवा देते हैं। लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर लगवाते हैं। तो ये अष्ट धातु दरवाजा आज भी भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग की शान बढ़ा रहा है। तो साथियों नमस्कार और सभी को धन्यवाद। एक बार फिर आपका अगली क्लास में हार्दिक स्वागत करूंगा। जय हिंद, जय भारत।